घर में घुसकर मारना। जब भी हम ये बात सुनते हैं, मानसिक चित्र यही उभरता है कि हम बहावलपुर मुरीद के या लाहौर कराची के किसी घर में घुसेंगे और वहां शत्रु का नाश करेंगे। लेकिन क्या आपने इस संयोग पर गौर किया है कि जिस तरह बहावलपुर मुरीद के इन सब का चित्र मानस में आता है, नईंची, मिलिन, चोनाकुओना का नहीं आता। ये जगहें चीन में हैं। खैर, अब उस तरफ जाने की जरूरत नहीं क्योंकि चीन ही हमारे घर में घुसा आ रहा है। बीते कुछ दिनों में अरुणाचल प्रदेश में अलग अलग हलकों से इल्जाम लगे हैं कि चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा पर अपनी पकड़ को न सिर्फ मजबूत कर रहा है बल्कि भारत की जमीन पर कब्जा भी बढ़ा रहा है। जुलाई में ऊपरी सुबनसिरी जिले के ताकसिंग में भारत और चीन की सेनाओं की पेट्रोल पार्टीज आमने सामने आई और अगस्त में तो चीनियों ने कुछ टेंट्स भी वहां पे लगाए। इसलिए आज बात अरुणाचल की। नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं खबर गांव का डेली इंटरनेशनल बुलेटिन राजदूत। अगस्त की शुरुआत में अरुणाचल प्रदेश से एक कंटेंट क्रिएटर ताबा नागू वायरल होते हैं। ताबा ने एक रील बनाई थी जिसमें उन्होंने इल्जाम लगाया कि चीन धीरे धीरे अरुणाचल की जमीन कब्जा रहा है लेकिन सरकार ध्यान नहीं दे रही। ये रील कई जगह से फिर डिलीट करवाई जा चुकी है अब, लेकिन कुछ जगह अभी भी आपको देखने को मिल जाएगी जिन लोगों ने डाउनलोड करके अपलोड किया था। ताबा नागू को लेकर ढेर सारी बातें कही जा रही हैं, लेकिन सब सूत्रों के हवाले से। पहला, एक ये तर्क उछाला जा रहा है कि तो कंटेंट क्रिएटर हैं, व्यूज के लिए कर रहे हैं। फिर ये कि ये चीन के प्रोपेगेंडा में शामिल हैं। फिर ये कि उनकी पुरानी रीलें निकाली गई हैं, दावा किया गया है कि ये विपक्ष की तरफ से बोलते हैं। लेकिन जैसे जैसे बात आगे बढ़ी, अरुणाचल से ढेर सारी रील्स और आने लगी इंस्टाग्राम पर, तो पीआईबी, माफ कीजिए, एएनआई के एक्स हैंडल पर सूत्रों के हवाले से कुछ चलवाया गया। लिखा गया कि जैसा कि इल्जाम लग रहा है, चीन अरुणाचल में कोई स्लो एनक्रोचमेंट नहीं कर रहा है। चीन अरुणाचल को दक्षिण तिब्बत कहता है और 1960 में हुई सीमा वार्ता में वो सूबे की 69,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन पर दावा जता चुका है। इससे एक साल पहले लॉन्गजू में चीन ने असम राइफल्स की आउटपोस्ट पर हमला करके उस पर कब्जा कर लिया था। ये इलाका तब से ही चीन के कब्जे में है और चीन यहाँ जो निर्माण कर रहा है उस पर खबरें बनती रहती हैं। 1962 में हुए भारत चीन युद्ध में चीन ने कामेंग, सुबनसिरी, सियांग और लोहित इलाकों में बड़े पैमानों पर ऑपरेशंस लॉन्च किए थे, लेकिन संघर्ष विराम के बाद वो वास्तविक नियंत्रण रेखा के उत्तर में लौट गया। अरुणाचल प्रदेश की तिब्बत से लंबी सीमा लगती है। अभी इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत काम हुआ है, उसके चलते पेट्रोलिंग बढ़ी है और निगरानी भी बढ़ी है, चूंकि सीमा जमीन पर मार्क नहीं की गई है। कई बार दोनों सेनाओं की पेट्रोल पार्टीज आमने सामने आ जाती हैं। ऐसी स्थितियों में स्थापित प्रोटोकॉल के तहत काम किया जाता है। सेना और भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी आईटीबीपी चीनी गतिविधियों पर नजर रखने और चीनियों को नियंत्रण में रखने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। इस तरह के सनसनीखेज दावे बिना कोई संदर्भ या जानकारी के होते हैं। जब किए जाते हैं तो ध्यान खींचने की कोशिश लगते हैं। आपको ये भाषा बता देगी कि लिखने वाला या टाइप करने वाला हाथ सरकारी था। फिर सोचने वाली बात यह है कि ये सब एएनआई से क्यों कहा गया? पीआईबी से भी तो कहा जा सकता था। हमें इस बात पर भरोसा करने की एक वजह फिर मिल ही जाती। खैर, अभी के लिए मान लेते हैं कि ताबा नागू का वीडियो ध्यान खींचने की कोशिश था। एएनआई का ट्वीट कब आया? 11 अगस्त की रात 8 बजे। इसके 7 मिनट पहले द प्रिंट पर स्नेहेश एलेक्स फिलिप की एक रिपोर्ट शाया होती है। स्नेहेश एक सीनियर डिफेंस जर्नलिस्ट हैं, द प्रिंट में एडिटर हैं डिफेंस और डिप्लोमेसी के। उनकी खबर का शीर्षक था एज इंडिया चाइना फेस ऑफ इन अरुणाचल प्रदेश, MEA से स्टेट ऑफ बॉर्डर विल रिफ्लेक्ट स्टेट ऑफ टाइज। इस खबर की शुरुआत विदेश मंत्रालय के उस जवाब से होती है कि सीमाएं भारत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और जो भी कुछ वहां होता है उसका असर भारत चीन संबंधों पर होगा। 6 अगस्त को वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन और इंडिया चाइना बॉर्डर अफेयर्स WMCC की जो 36वीं बैठक हुई उसमें भी इस बात का जिक्र किया गया था। क्यों दिया गया यह जवाब? क्योंकि स्नेहेश ने विदेश मंत्रालय से पूछ लिया था कि अरुणाचल प्रदेश और चीन के बीच मिलिट्री सिचुएशन पर अपडेट क्या है बताइए, और क्या सरकार ने स्टैंड ऑफ के विषय को डिप्लोमेटिक चैनल्स के जरिए उठाया है। स्नेहेश भारत और चीन के सेनाओं के बीच एक ऑनगोइंग स्टैंड ऑफ की बात कर रहे थे जो कि अरुणाचल के ऊपरी सुबनसिरी जिले में जारी है। स्नेहेश की रिपोर्ट में दर्ज है कि सिचुएशन अब पूरी तरह से नियंत्रण में है। कौन सी सिचुएशन? वो जो ऊपरी सुबनसिरी के ताकसिंग गांव के करीब जुलाई के आखिरी हफ्ते में बनी थी इसी साल, जब भारत और चीन की पेट्रोल पार्टीज
आमने सामने आ गई। ताकसिंग भारत तिब्बत सीमा के बिल्कुल करीब है। जिस लॉन्गजू की बात सूत्रों ने एएनआई को लिखवाए ट्वीट में की थी, वो ताकसिंग से बहुत दूर नहीं है। ताकसिंग से उत्तर पूरब की दिशा में लॉन्गजू पड़ता है, जो आज चीन के डिफैक्टो कंट्रोल में है, उनका कब्जा है। आप अगर सर्वे ऑफ इंडिया के हिसाब से जाएंगे तो ये भारत का है। लेकिन ताकसिंग का केस अलग है। ताकसिंग न सिर्फ मकमहोन लाइन के अंदर है, बल्कि एलएसी के भी अंदर पड़ता है, एक भारतीय गांव है। स्नेश बताते हैं कि जहां दोनों देशों की पेट्रोल पार्टीज आमने सामने आई, वो जगह एलएसी से करीब 2.5 किलोमीटर अंदर है, भारतीय इलाके में। आमना सामना हुआ तो दोनों पक्षों ने एक दूसरे को बैनर्स दिखाए, लेकिन अंततः पीएलए के जवान वापस लौट गए। लेकिन अगस्त की शुरुआत में चीनी फिर आए और इस बार 2-3 टेंट्स उन्होंने पिच किए। फौज ने इस पर फिलहाल कुछ कहा नहीं है। स्नेश की रिपोर्ट को एक तरफ रखिए। 10 और 11 अगस्त की दरमियानी रात सुबह 1:03 पर, यानी एएनआई वाले ट्वीट से 18 घंटे 57 मिनट पहले, अरुणाचल टाइम्स ने खबर छापी जिसका शीर्षक था पीएलए डिनाइंग इंडियन फोर्सेस एक्सेस टू की पेट्रोलिंग पॉइंट्स इन ताकसिंग पीपीए। ये रिपोर्ट कहती है कि पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल पीपीए, इसने एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई थी, जिसकी रिपोर्ट कहती है कि पीएलए के जवान इंडियन आर्मी की पेट्रोल पार्टीज को अपर सुबनसिरी के ताकसिंग इलाके में जो पेट्रोल पॉइंट्स मार्क किए गए हैं, वहां जाने से रोक रहे हैं। धीरे धीरे वास्तविक नियंत्रण रेखा से लगे इलाकों में चारागाहों और शिकारगाहों पर अपना कंट्रोल चीनी स्थापित करते जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल ने 4 सदस्यों की एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई थी, जिसमें पीपीए के पूर्व अध्यक्ष कैफा बेंगिया, कालिंग जेरांग, सोरांग कियोकम और नाराह जिमी शामिल थे। 10 जुलाई को ये ताकसिंग, माजा और गालेमो के दौरे पर गए। अरुणाचल टाइम्स के मुताबिक इन्होंने वहां स्थानीय नेताओं, बुद्धिजीवियों और रक्षा बलों के जवानों और अधिकारियों से बात की। कमेटी का कहना है कि सबसे चिंताजनक स्थिति शेरा 5 पॉइंट की है, जो कि इंडियन आर्मी के लिए एक डेजिग्नेटेड पेट्रोल पॉइंट है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहां 2023 में इंडियन आर्मी और पीएलए का आमना सामना हुआ था। उसके बाद से सेना दोबारा वहां नहीं गई है और पीएलए ने वहां मौजूद भारतीय मार्कर्स को तबाह कर दिया है। पीएलए यहां इंडियन आर्मी की पेट्रोल पार्टीज को भी जाने नहीं दे रही है। इसके अलावा नंगा पहाड़ इलाका, जहां नाह और मारा समुदाय के लोग याक पालते थे, शिकार करते थे, अब प्रशासन ने वहां आम लोगों के आने जाने पर पाबंदी लगा दी है। कमेटी का मानना है कि चूंकि हमारे लोग नंगा पहाड़ जा नहीं पा रहे, तो पीएलए को घुसपैठ बढ़ाने का मौका मिल जाता है। पीपीए की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी अपनी रिपोर्ट में यह भी लिखती है कि सेना की पेट्रोल पार्टियां इन इलाकों में अप्रैल से अक्टूबर में ज्यादा जाती हैं। बर्फ के मौसम में पेट्रोलिंग कम हो जाती, जबकि पीएलए साल भर अपनी गतिविधि करती रहती है। पेट्रोल साइकिल वाली बात को आधार देने के लिए कमेटी लिखती है कि स्थानीय पोर्टर यानी सिविलियंस, जिन्हें सेना अपना सामान ढोने के लिए अस्थायी रूप से साथ ले जाती है, उन्हें ठंड के दिनों में काम नहीं मिलता। मतलब इस समय भारतीय सैनिकों की मौजूदगी घट जाती है। कमेटी अपनी रिपोर्ट में कुछ अनुशंसाएं भी करती है कि नाचो से ताकसिंग तक जो रोड सीमा सड़क संगठन बीआरओ बना रहा है, उसे तेजी से पूरा किया जाए। गालेमा से पोकुरला तक बीआरओ की जो सड़क बन रही है, उसमें तेजी लाई जाए। याजा और हुरी होते हुए ताकसिंग और पोकुरला को सड़क से जोड़ा जाए। CP2 पॉइंट पर हेलीपैड बनाया जाए और CP4 और CP6 पर परमानेंट आर्मी बेस बनाए जाएं। माजा और गालेमो जैसे फॉरवर्ड एरिया में डीजल जेनसेट्स की जगह ग्रिड से सप्लाई दी जाए और मोबाइल नेटवर्क लाया जाए, क्योंकि आम लोग और जवान दोनों ने शिकायत की कि बिजली कटौती और कनेक्टिविटी की दिक्कत मनोबल पर बुरा असर डालती है, एक डीमोटिवेटिंग फैक्टर है। यहाँ आपको पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल के बारे में थोड़ा बता देते हैं, जिसकी कमेटी की हम रिपोर्ट कोट कर रहे थे। जिस भाषा में चीनी घुसपैठ की शिकायतों को खारिज किया जाता है, उससे लगता है कि पीपीए कोई भूली भटकी पार्टी होगी, जिसके 4 नेताओं ने एक स्थानीय अखबार में कोई खबर चलवाई। जैसे बाकी भारत में डिस्ट्रिक्ट पन्ने पर नेता अपनी खबर छपवाते हैं कि हमने 3 मिनट के लिए हाईवे जाम किया, लेकिन पीपीए का परिचय इससे थोड़ा तो बड़ा है। अरुणाचल के इतिहास में जो सबसे बड़ी राजनीतिक उठापटक हुई थी, पीपीए उसमें एक अनचाहा किरदार रही है। लंबा प्रसंग है, थोड़ा विषयांतर हो जाएगा, लेकिन आप सुनेंगे तो मजा आएगा। अप्रैल 2014 में अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए। कांग्रेस की नबाम तुर्की सरकार 42 सीटें जीतकर सत्ता में लौटती। भारतीय जनता पार्टी को 11 सीटें मिलती हैं, पीपीए को 5। एक साल में यानी अप्रैल 2015 के करीब तुर्की अपने वित्त मंत्री कलिको पुल को सरकार से बर्खास्त करते हैं, कांग्रेस से भी निकाल देते हैं कि ये पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं। कलिको पुल क्या करते हैं, बागी हो जाते हैं और उनके साथ
कांग्रेस के विधायक जुड़ने लगते हैं। ये भाजपा विधायकों के साथ मिलकर स्पीकर पर ही महाभियोग प्रस्ताव ले आते हैं और स्पीकर को इस महाभियोग प्रस्ताव से हटा भी देते हैं। गवर्नर ने भी साथ दिया था। जो जनवरी में सेशन होने वाला था उसको दिसंबर में करवा दिया था। राष्ट्रपति शासन लगता है। 19 फरवरी की शाम राष्ट्रपति शासन हटाया जाता है और रात 9:30 बजे कलिकोपुल कांग्रेस और भाजपा दोनों के विधायकों के समर्थन से सीएम की शपथ लेते हैं। पुल चाहते थे कि कांग्रेस हाईकमान उनके गुट को मान्यता दे दे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो 3 मार्च 2016 को कलिकोपुल 30 विधायक जो कभी कांग्रेस में थे उनके साथ पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल में चले जाते हैं। तो अरुणाचल में कांग्रेस या कांग्रेस बागियों की सरकार जो भाजपा के समर्थन से बनी थी अब पीपीए सरकार में तब्दील हो जाती है। इधर गवर्नर ने जो सत्र बुलाया था उस मामले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था और जुलाई 2016 में सुप्रीम कोर्ट कह देती है कि राज्यपाल ने जो विधानसभा सत्र बुलाया जहां से पुल की बगावत को हवा मिली वो फैसला ही असंवैधानिक था और इसी के साथ नबाम तुकी की सरकार को बहाल भी किया जाता है। फैसले के बाद कलिकोपुल और बागी क्या करते हैं? वो पीपीए छोड़ते हैं, कांग्रेस में लौट आते हैं, लेकिन नबाम तुकी सीएम नहीं बनाए जाते हैं। सीएम बनते हैं पेमा खांडू जो अभी करंट चीफ मिनिस्टर हैं। 9 अगस्त यानी कुर्सी से हटाए जाने के 1 महीने से भी कम वक्त में कलिकोपुल ईटानगर के अपने आधिकारिक आवास में अपना जीवन समाप्त कर लेते हैं, सुसाइड। इधर किसी तरह फिर से जो कांग्रेस सरकार बनती है वो भी नहीं टिक पाती है। सितंबर 2016 में पेमा खांडू और कांग्रेस के 44 में से 33 विधायक पार्टी छोड़ते हैं, पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल में ही शामिल हो जाते हैं जो उस वक्त भाजपा के नेतृत्व वाले नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस यानी नेडा का हिस्सा थी। अब देखिए इसके बाद क्या होता है। सितंबर में पेमा खांडू कांग्रेस से आए थे पीपीए में। 30 दिसंबर है ना, 9, 3, 12 3 महीने के ही अंतराल में पीपीए के जो चेयरमैन हैं कामेन रिंगू, सीएम पेमा खांडू, डिप्टी चीफ मिनिस्टर चाउना मीन और 5 दूसरे विधायकों को सस्पेंड करते हैं। किस आरोप में? कहते हैं कि ये लोग पार्टी के खिलाफ काम कर रहे थे। पीपीए के प्रेसिडेंट कैफा बेंगिया ईटानगर में पीटीआई को बाइट देते हैं कि पीपीए विधायक मिलकर अब नया मुख्यमंत्री चुनेंगे क्योंकि पेमा खांडू एक भी बार पीपीए के दफ्तर नहीं आए और साथ ही नेताओं को भाजपा ज्वाइन करने की सलाह देते रहे। इस सबके बीच विधानसभा में भाजपा के जो लीडर हैं, पार्टी लीडर तामियो तागा, ये कहते हैं कि पेमा खांडू को जो निलंबित किया गया है उस फैसले के हम खिलाफ हैं। ये सब 30 दिसंबर को हो रहा था। 31 दिसंबर को क्या होता है? पीपीए से निलंबित मुख्यमंत्री पेमा खांडू अपने साथ पीपीए के ही 32 दूसरे विधायकों को लेते हैं और भाजपा ज्वाइन कर लेते हैं। इनमें अरुणाचल विधानसभा के स्पीकर भी होते हैं। इस तरह अरुणाचल पूर्वोत्तर में पहला वो सूबा बनता है जहां भाजपा के पूर्ण बहुमत की सरकार बनती है क्योंकि सीएम ही विधायक लेकर पार्टी बदल लेते हैं। तो पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल वो पार्टी है जिसके पास 2-2 बार मुख्यमंत्री अपनी पूरी सरकार लेकर आए और फिर लौट भी गए। इसी पार्टी से जुड़े लोगों ने एक फैक्ट फाइंडिंग कमीशन बनाया था जिसकी रिपोर्ट में पेट्रोल पॉइंट हिट न कर पाने की बात लिखी है। फेस ऑफ वाली बात पर अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा है कि वो स्थानीय लोगों और सेना से बात करके स्थिति का पता लगाएंगे। लेकिन ये पहली बार तो नहीं है कि ऊपरी सुबनसिरी को लेकर ऐसी खबरें आई हों। इसी साल 27 जून का अरुणाचल प्रदेश टाइम्स में ही एक रिपोर्ट छपी, चाइनीज पीएलए एनक्रोचिंग ऑन इंडियन टेरिटरी नियर ताकसिंग क्लेम्स ग्रुप। इसमें अखबार लिखता है कि नाह वेलफेयर सोसाइटी का कहना है, नाह एक जनजाति है वहां अरुणाचल में, उनका कहना है कि ऊपरी सुबनसिरी के ताकसिंग में चीनी सेना भारतीय जमीन पर अतिक्रमण कर रही है। ना समुदाय ने ऊपरी सुबनसिरी के डिप्टी कमिश्नर को एक खत लिखकर शिकायत की कि चीनियों ने उनकी पुश्तैनी जमीनों पर सड़कें, पुल और मिलिट्री कैंप्स बनाए हैं। जिन जगहों पर वो कुछ ही साल पहले शिकार करते थे, वनोपज इकट्ठा करते थे, जहां उनके जानवर चरते थे, वो जगह अब पीएलए के पास है। आगे इन्होंने लिखा कि अस्फेलिया एरिया में ओइंग, छुजारता एरिया में पनियार, मारपान, पोटरांग झील और टिंगडिंग टांग, ये जो ताकसिंग के पास के सारे इलाके हैं, इन पर चीनी अतिक्रमण है और यहाँ इन्होंने एक मिलिट्री कैंप भी बना लिया है। ना वेलफेयर सोसाइटी का ये दावा भी था कि इनमें से कुछ इलाके 2020 से पहले भारतीय नियंत्रण में थे। कुछ दिन बाद सेना एक बयान जारी करती है, कहती है कि हमने मीडिया रिपोर्ट्स देखी जिनमें पीएलए के अरुणाचल में कैंप बनाने की बात है, ये रिपोर्ट गलत है, इनका कोई आधार नहीं। सेना ने डिनाई कर दिया। अरुणाचल प्रदेश के बीजेपी विधायक नागपुर नालो कहते हैं कि ये तो नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा मुद्दा है, जांच होनी चाहिए। 1 जुलाई को कुछ पत्रकार केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू से सवाल पूछते हैं क्योंकि रिजिजू अरुणाचल प्रदेश से ही सांसद हैं, उनके घर का मुद्दा है।
इस सवाल के जवाब में रिजिजू कहते हैं कि चीन ने कोई घुसपैठ नहीं की, दोनों देशों के बीच कोई निर्धारित सीमा नहीं है, इसलिए दोनों तरफ से इस तरह के अतिक्रमण हो जाते हैं, ट्रांसग्रेशंस फ्रॉम बोथ साइड्स। अरुणाचल प्रदेश में चीनी अतिक्रमण की बात जब जब आती है तब या तो इसे रूटीन बता दिया जाता है या फिर यह कहा जाता है कि इन दावों का कोई आधार नहीं। लेकिन सितंबर 2019 में भाजपा नेता और अरुणाचल ईस्ट से सांसद तापिर गांव ने दावा किया था कि चीनी फौज ने अरुणाचल के अंजाव जिले में एक लकड़ी का पुल बना लिया है। सेना ने तब खंडन किया, लेकिन नवंबर 2019 में गांव ने लोकसभा में यही मुद्दा उठाया कि चीन 50 से 60 किलोमीटर तक घुस आया है। गांव ने शिकायत की थी कि जब भारत के रक्षा मंत्री, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री अरुणाचल जाते हैं तो चीन की ओर से बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके विरोध जताया जाता है, लेकिन भारत से इस तरह का विरोध नहीं जताया जाता। गांव ने कुछ उदाहरण भी दिए कि पूर्व विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री जसवंत सिंह जब बहैसियत आर्मी कैप्टन ऑस्ट्रेलिया में तैनात थे, वही ऑस्ट्रेलिया आज चीन के कब्जे में है। इसके साथ वो दूसरी जगहों का भी उदाहरण देते हैं जो भारत के पास थी, अब चीन के पास हैं। फरवरी 2020 में तापिर गांव लोकसभा में मांग करते हैं कि जिस तरह पीओके को भारतीय नक्शे में दिखाया जाता है, उसी तरह भारत के नक्शे में अंजाव जिले की अंगई वैली, कजाब वैली, कायो वैली को भी शामिल किया जाए। गांव ने कहा था कि सर्वे ऑफ इंडिया को ध्यान देना चाहिए कि ये इलाके भारतीय नक्शे के भीतर दिखाए जाएं। तापिर गांव आज भी भाजपा में है, आज भी सांसद हैं। उनके खुलासे से आज तक लगातार नियमित अंतराल पर वो खबरें आती रहती हैं जिनमें चीन या तो सीमा के बेहद करीब या भारतीय इलाके में सड़क, पुल या गांव बनाते हैं। जनवरी 2021 में विष्णु सोम ने एनडीटीवी के लिए रिपोर्ट किया था कि चीनियों ने ऊपरी सुबनसिरी में एक पूरा गांव बसा लिया। ये इलाका भारत अपना बताता है, लेकिन चीनी नियंत्रण में था। जुलाई 2026 में भी विष्णु की एक रिपोर्ट है जिसमें चीन द्वारा रोड बनाने का जिक्र है। ये इलाका भी 1959 से चीन के नियंत्रण में है। जब हमने पहले भी बताया ऐसी घटनाएं आती है, तर्क उछाल दिया जाता है कि भैया ये तो जमीन 1951 से उनके पास है, 1959 से उनके पास है, 1962 से चीन के पास है। लेकिन ये एक तथ्य है कि इन 3 तारीखों के बाद भी चीन ने अरुणाचल प्रदेश में अतिक्रमण किया है। कंफ्यूजन इसलिए दूर नहीं होता है क्योंकि वो नक्शे ही सार्वजनिक नहीं हैं जिनमें यह बताया जाए कि भारत के हिसाब से अंतर्राष्ट्रीय सीमा या मकमोहन लाइन कहां से गुजरती है। चीन ने 1951, 1959 या 1962 में कौन से इलाकों पर कब्जा किया और आज यानी 2026 में अरुणाचल प्रदेश के वो कौन से हिस्से हैं जो सर्वे ऑफ इंडिया के हिसाब से भारत में हैं, लेकिन उन पर हमारा नियंत्रण नहीं है। एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स नहीं है कि तुलना की जा सके कि चीन 1 साल पहले कहां तक घुसा था और अब कहां तक आ गया है। और इस चक्कर में पैदा होता है कंफ्यूजन, क्योंकि मैपिंग ही नहीं हुई थी। मालूम नहीं चलता कि घुसपैठ की कौन सी शिकायत जेन्युइन है और कौन सी नहीं, और इसलिए यह भी मालूम नहीं चलता कि सरकार का कौन सा जवाब गंभीर है और कौन सा रवायती है। अदृश्य सूत्रों की बातों को कितनी ही गंभीरता से लिया जा सकता है। हाल के दिनों में वैसे हम ये बता दें आपको, जब सारी बात बता रहे हैं, नक्शों पर कुछ काम हुआ है। 9 अगस्त को प्रवीण कलिता की टाइम्स ऑफ इंडिया पर छपी रिपोर्ट बताती है कि नक्शों पर काम चल रहा है और अरुणाचल का ताज़ा नक्शा बता रहा है कि भारत के 3 इलाकों पर चीन का कब्जा है। कलिता की रिपोर्ट में दर्ज है कि तकरीबन 10 साल पहले 6 विवादित इलाकों की पहचान की गई थी। अस्फिला, लोंगजू, बिसा, माजा, ये सब ऊपरी सुबनसिरी में है और तवांग में 2 हैं, तुलुंगला और यांगजे। इन 6 इलाकों में से अस्फिला, लोंगजू, बिसा और माजा चीनी कब्जे में है। भारत ने जो ताज़ा नक्शा बनाया है अरुणाचल प्रदेश का, जो करंट मैपिंग हो रही है, उसमें लोंगजू, बिसा और माजा को अपने इलाके में दिखाया है मैप में। 1962 की लड़ाई से पहले माजा में माजा कैंप हुआ करता था इंडियन आर्मी का, लेकिन आज इस इलाके में चीनियों ने अपने स्ट्रक्चर्स बनाए हैं। इसके अलावा अंजाव जिले में दिबांग वैली के फिशटेल 1 और फिशटेल 2 इलाके हैं। इनकी मैपिंग अभी तक हो नहीं पाई है। जब मैपिंग हो जाएगी तब जाकर भारतीय दावों के लिए पुख्ता डेटा सेट आ पाएगा। भारत ने हाल ही में 27 जगहों को नक्शे पर मार्क भी किया है भारतीय नाम। चीन इस सबसे नाराज होकर बयान दे रहा है और इन बयानों को भारत ने अपनी तरफ से इनका जवाब दिया है कि भारत को सीमावर्ती इलाकों के मैपिंग का हक है और चीन अगर कुछ इलाकों का नाम बदल देगा तो इससे सच्चाई बदल नहीं जाएगी कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा है। हमारा यही कहना है कि भारत को बेहतर नक्शे बनाने चाहिए, एक्यूरेट मैप्स देने चाहिए, घुसपैठ की शिकायतों को खारिज करने की जगह गंभीरता से लेना चाहिए और सूत्रों के हवाले से खबरें चलवाने की जगह ऑफिशियल चैनल से सूचनाएं देनी चाहिए ताकि कंफ्यूजन न रहे। ये तथ्य है कि चीन ने अरुणाचल में घुसपैठ की है। अब वो कितनी है, कहां है,
किसके कार्यकाल में हुई, इस सब झंझट से आगे निकलकर हमें स्वीकार करना होगा कि समस्या है और उसका नाम है चीन। और इस समस्या के निदान के लिए हम जो कर रहे हैं उसकी जानकारी सरकार को देनी चाहिए, वरना दुश्मन इस कंफ्यूजन का फायदा उठाता ही रहेगा। इस नोट पर हम राजदूत के इस एपिसोड को कंक्लूड करते हैं। इसे आज हमने ही लिखा है क्योंकि साजिद की तबीयत खराब है और आनंद ने रिकॉर्ड किया है। आप देखते रहिए खबरगांव।